What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. 29th ऑफ नवंबर है और आज है द हिंदू के डिस्कशन में काफी कुछ शानदार डिस्कस करने को. तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए है यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन. जान भी आप जाकर मैप में नहीं हारिएगा. कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी का पैटर्न हमारा डिस्कशन का ऐसा ही रहने वाला है. तो आइए देखते हैं कौन कौन से शानदार आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं. ये फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकंड आर्टिकल दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी के बारे में आर्टिकल है. कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं. नॉर्मली क्या होता है हमारी कंट्री में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको इतनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती जितनी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए. एक तो ये बात है. और कुछ स्कीम ऐसी हैं एक साइड में तो एक स्कीम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है और दूसरी साइड में उसी तरीके कोई स्कीम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रही है. तो किस तरीके से सब स्कीम्स जो है वो पैरेलल में चलनी चाहिए खासकर जब प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं. तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा. काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. ये बात की जा रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस है. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. डिटेल में कंप्लीट इशू बताऊंगा. सुनने के बाद में कोई भी माइंड में आप लोगों के डाउट नहीं रहने वाला है अगर शांति से आप लोग इस आर्टिकल को सुनेंगे. तो ये वाला आर्टिकल मध्य प्रदेश में इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं. 5 राज्य में हमारी कंट्री में इलेक्शन अभी चल रहे हैं. एक तो आप लोगों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम. तो टोटल 5 राज्य में इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिले. तो उसी के बारे में यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो बातें की जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर से यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला एक अमेरिकन को मारा गया यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास आइलैंड है छोटा सा वहां पर, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया फिर से दूंगा ताकि लोकेशन वगैरह आप लोग याद रख सकें. बाकी की सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है. ये आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है. ये वाला आर्टिकल ऑयल के और रुपये के प्राइस के बारे में कंपेयर किया जा रहा है. इस वाले आर्टिकल को फिर से नजर डालूंगा और 2-3 बातें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है. फिर से यहां से न्यूज़पेपर ने बोला है अगर आप लोग तमिलनाडु में हेल्प करना चाहते हैं गाजा साइक्लोन की वजह से जो भी प्रॉब्लम वहां पर निकल कर आई है तो पूरी डिटेल है आप लोगों के सामने. जो जॉब कर रहे हैं वो हेल्प कर सकते हैं या फिर जिनके दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार जॉब कर रहे हैं तो उनसे हेल्प करा सकते हैं. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों के पास में आई ये आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग घर से पैसा ले रहे हैं तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हेल्प करने की. हाँ, जो कोई जॉब कर रहा है वो जरूर हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो आइए आगे बढ़ता हूँ. डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आरबीआई वाला आर्टिकल है उससे रिलेटेड पहले आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए और इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस. ये बात की जा रही है इसके बारे में. आखिर क्या होती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी? उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालिए. देखिए नॉर्मली जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना वे 2 तरीके की होती हैं. एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट तरीके की कमेटी होती है यानी कि ये आप लोगों को साल टू साल बनती हुई नजर आएंगी. ये उस तरीके की कमेटी होती है जिनको हम लोग परमानेंट कमेटी भी बोलते हैं. अगर बात करूं एडहॉक कमेटी की, ये एडहॉक कमेटी ऐसी होती है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम निकल के आई उसके लिए कमेटी सेटअप की गई. प्रॉब्लम खत्म तो कमेटी खत्म. यानी कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो कमेटी सेटअप की जाती है उसको बोलते हैं एडहॉक कमेटी. आखिर पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाई जाती है ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा. देखिए अगर आप लोग अपनी कंट्री को पूरा ऊपर से नीचे तक निहारेंगे तो एक बहुत ही ह्यूज कंट्री है हमारी. बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम किए जाते हैं. अगर आप लोग रिलीजन, कास्ट या फिर किसी भी तरीके से आप लोग देखें तो इतनी बड़ी कंट्री को संभालना जो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं उनके बस की बात नहीं है. इसीलिए यहां पर जो मैटर है उनको डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को डे बाय डे में देखने को मिलती है. इसीलिए जो मैटर होता है उनको डिवाइड कर दिया जाता है यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में ताकि यहां पर चीजों को आराम से एक अच्छे लेवल पर रिसर्च कर यहां पर मैटर को समझा जा सके और फिर जिस्ट निकालकर यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में पहुंचा दिया जाता है ताकि वो फिर उसके ऊपर आसानी से डिस्कस कर सकें. क्योंकि इतना ज्यादा समय से होता नहीं है. 3 सेशन होते हैं हमारे यहां पर. अगर आप लोग नॉर्मली देखेंगे बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है और उनमें भी आप लोग जानते हैं कितनी बातें होती हैं. उनमें मैक्सिमम तो एक दूसरे को गाली गलौज करने में ही निकल जाता है. तो इसीलिए वहां पर इतने कम टाइम में टोटल अपनी कंट्री को अगर ढंग से संभालना है तो वो काम किया जाता है यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी का. तो ये परमानेंट कमेटी जो है रेगुलर वर्क करती रहती है. तो ये यहाँ पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली कौन सी कमेटी है यहाँ पर, तो ये है यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस. तो ये पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग यानी कि परमानेंट कमेटी है. परमानेंट कमेटी का मतलब है कि हर साल गठन की जाती होगी. जी हाँ, हर साल गठन इसका किया जाता है. आज की डेट में जो चेयरमैन है वो है एम वीरप्पा मोइली. एम वीरप्पा मोइली चेयरमैन है. पहले जो चेयरमैन थे ये थे यशवंत सिन्हा. तो जो 16th लोकसभा भी चल रही है, 16वीं लोकसभा भी चल रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है
नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। इससे पहले 15th लोकसभा थी। अभी जो यहां पर स्टैंडिंग कमेटी ये वाली है, इसके चेयरमैन है एम वीरप्पा मोइली। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा पार्लियामेंट्री ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। देखिए, जो गठन किया गया था इसका 1993 में, 1993 में, लगभग 25 साल पहले इसका गठन किया गया था। जो यहाँ पर वीरप्पा मोइली है ये कांग्रेस से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो अपॉइंट करता है वो स्पीकर करता है। और टोटल मेंबर कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 में से 21 तो होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन बन सकता है जितनी ये न्यूज में है कमेटी। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर लिखी हुई है। यहां पर बोला गया कि देखिए, एवरी ईयर यहां पर मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। यहां पर जो मेंबर यहां पर जो चुने जाते हैं, यहां पर ये कहां से चुने जाते हैं? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही चुने जाते हैं। और कैसे चुने जाते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप लोग बोलिए। जिस तरीके से हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उस तरीके से यहां पर मेंबर चुने जाते हैं। यानी कि एक इंसान की वोट कई इंसान को दे सकता है। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो 10 कैंडिडेट को मान लीजिए आप लोगों को वोट डालनी है, तो आप लोग बोलेंगे यार पहला प्रेफरेंस तो इसको दूंगा, दूसरा इसको दूंगा और तीसरा इसको। तो इस तरीके से तो एक ही वोट कई सारे इंसान को जो सेंड की जाती है उसको बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफर, यानी कि सिंगल वोट को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर इनका इलेक्शन होता है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो यहां पर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, जो कि चेयरपर्सन है। यानी कि जब इलेक्शन हो जाता है फिर चेयरपर्सन जब अपॉइंट करना होता है ये लोकसभा का स्पीकर करता है, और 1 साल का यहां पर इनका टाइम पीरियड होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा अगर आगे आप लोग बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मिनिस्टर है तो यहां पर मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी मेंबर बन चुका है और वो मिनिस्टर बन गया है बाद में, तो उसको लात मार के भगा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मिनिस्टर कोई भी यहां पर मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। लात मार के भगाने का मतलब ये नहीं कि इज्जत बेइज्जती करके भगा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ताकि आप लोग याद रख सकें, इसलिए थोड़े से क्रिटिकल वर्ड कई बार यूज कर लेता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कई सारे तमाम क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में हल्का सा आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये टोटल, अब थोड़ा सा आर्टिकल की ओर को चलते हैं, तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या है यहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। तो आखिर इसके बारे में डिस्कस क्यों किया, अब नजर डालते हैं क्यों डिस्कस किया। डिस्कस इसलिए किया क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बुलाया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो इस कमेटी के द्वारा बुलाया गया, ये कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है कि जब मन की यहां पर रेगुलर जाना है इतने टाइम पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर इसके पास में। अगर ये बुलाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर जाना पड़ता है। यानी कि बुलाया गया है, और बुलाया गया है तो कोई ना कोई तो बात होगी यहां पर, तो उन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने के लिए बुलाया, क्योंकि काफी कुछ यहां पर चल रहा है आज के डेट में। तो 2 बातों पर फोकस यहां पर दिया गया है जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पर देखा जाएगा। तो 2 बातों पर फोकस दिया गया। पहली जो बात है यहां पर वो बोला गया कि आज की डेट में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो काफी बढ़ चुका है। यानी कि ऐसा पैसा जो यहां पर लोन के लिए दिया जाता है और फिर वो वापसी नहीं आता है, उसकी तादाद काफी बढ़ चुकी है, जो कि पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और इसकी वजह से यहां पर जिनको लोन मिलना चाहिए उनको लोन नहीं मिल पाता है, और कई सारा हमारा जो एरिया है वो यहां पर एक तरीके से डेफिसिट में चला जाता है। यानी कि रिक्वायरमेंट और आप लोग डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फंडा है वो यहां पर एक तरीके से सदमे में आ जाता है। लोगों के पास में पैसा होगा तो वो कुछ खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो फिर से नई चीजें बनानी पड़ेगी, और फिर से लोग खरीदेंगे, तो एक साइकिल चलती है इकोनॉमी की। वो साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है अगर यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। तो यहां पर लगभग आप लोग आज के में देख सकते हैं कि बैड लोन काफी ज्यादा है। यहां पर 1 लाख करोड़ आज के डेट में लगभग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, यानी कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में प्रॉफिट भी आता है, तो प्रॉफिट कहां से निकल कर आता है? ये जो पैसा इधर उधर दिया जाता है, कई सारी जो ऐसी चीजें हैं, इनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी काफी कुछ यहां पर देखने को मिलता है। जो बैंक से इनके पास में पैसा रखा जाता है, अगर प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन के लिए, तो कई सारे ऐसे रीजन है जिससे यहां पर अपने खुद के बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, वो आप लोग देखते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आरबीआई पैसा कमाता है। तो आरबीआई के पास जो पैसा है, पर लेकिन जो पैसा है वहां पर, वो पैसा वहां पर उसको लिए रखा जाता है ताकि जो सेंट्रल बैंक की जो कंडीशन है वो अच्छी बनी रहे। पर लेकिन टाइम टू टाइम जो स्ट्रेस है यहां पर बैड लोन का, वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है यहां पर। तो इसकी वजह से यहां पर और भी कई सारी तमाम बातें बोली जाती हैं कि जब कोई बैंक किसी को यहां पर लोन देता है तो देखिए वो एक तरीके से ये सोचता है कि लोन वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर लोन वापस नहीं आएगा तो बैंक की खस्ता हालत होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आविष्कार किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो योजना बनाई गई, इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ऐसे लोगों को यहां पर लोन दिया जाए जिनको कोई लोन नहीं देता है, और वो भी किसके बगैर? कोलेटरल के बगैर। मगर मतलब कहना क्या है कि उनसे कुछ भी यहां पर गारंटी के तौर पर नहीं लिया जाएगा और उनको लोन दिया जाएगा। तो यहां पर
यहाँ पर 677 लाख करोड़ जो ऐसा पैसा ऑलरेडी लोन में दिया जा चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक तो कोलेटरल के बिना लोन दे देना और पता नहीं वो वापसी आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसको क्लोजली मॉनिटर करने की बात बोली गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि जो सिचुएशन बन गई है ये खतरनाक लेवल की सिचुएशन है, इसको सुधारने की बात बोली गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर और ध्यान दीजिएगा। जो यहां पर आज की डेट में हमारे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम है उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल के द्वारा बोला गया कि आरबीआई की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि आरबीआई स्वतंत्र होना चाहिए अपने खुद के स्टेप उठाने के लिए। जो गवर्नमेंट है वो उसको एक तरीके से सप्रेस नहीं कर सकती। ये क्यों बोला गया? ये बोला गया अभी रिसेंटली सेक्शन 7 देखने को मिला आप लोगों को। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो सेक्शन 7 था उसको यूज किया गया, जो कि 1934 आप लोगों के सामने। 1934 का मतलब क्या है? 1934 का मतलब यह है कि जो एक्ट बनाया गया था वो अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था। अंग्रेजों के टाइम से लेके अगर आप नॉर्मली 1947 तक भी चलेंगे या फिर जब गवर्नमेंट बनी 1950 तक आप लोग चलेंगे तो यहां तक भी कभी भी इस सेक्शन को यूज नहीं किया गया। 1950 से लेके 2018 में हम खड़े हुए हैं, आज तक भी इसको यूज नहीं किया गया था। पर अभी गवर्नमेंट ने यहां पर इसको यूज करने की बात की गई, किस तरीके से यहां पर आरबीआई को सप्रेस करने के लिए कि आरबीआई को गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा जब जनता की बात आती है, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आरबीआई को गवर्नमेंट की बातें माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो मनमानी कराना चाहे वो करा सकती है, ऐसी बात यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई। तो इसलिए बार बार क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि आरबीआई की ऑटोनॉमी कहां है? क्या आरबीआई अपने आप काम करने के लिए तैयार है? क्या आरबीआई काम कर सकता है? तो यहां पर केयरफुली यहां पर ये सारी चीजें देखना चाहिए, किस तरीके से सेंट्रल बैंक और यहां पर आरबीआई को और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है। ये काफी सोचने वाली बात है। अब कई सारी बातें हैं, यहां पर 3 पॉइंट पर फोकस दिया गया है। सबसे पहले आरबीआई की ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि देखिए जो डिपॉजिटर हैं उनका इंटरेस्ट रखना मेंटेन है यहाँ पर जरूरी है। अगर यहाँ पर ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो कैसे? मान लीजिए आप लोग किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, और वो पैसा जो किसी पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है वो एक ऐसे इंसान को दिया जाता है जो कि खुद उसके पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो क्या करेगा, वो इंसान उस पता नहीं कब उस पैसे को घुमा सकता है या फिर वो पैसा सिक्योर नहीं है। तो क्या आप लोग उसको पैसा देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसलिए देखिए ट्रस्ट अगर मेंटेन रखना है तो उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि उसका जो यहाँ पर आप लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कम से कम, और ट्रस्ट तब होगा जब उसकी ऑटोनॉमी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी यहां पर इन्फ्लेशन वगैरह की बात आती है, यानी कि महंगाई कितनी होनी है कितनी नहीं होनी है, ये जो कंट्रोल किया जाता है, जो भी यहां पर पैसा कितना मार्केट में होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, कितनी लिक्विडिटी मार्केट में रहनी चाहिए कितनी नहीं रहनी चाहिए, ये एक्सक्लूसिव डोमेन है आरबीआई का, यानी कि आरबीआई ही डिसाइड कर सकता है और गवर्नमेंट यहां पर इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तीसरी बात बोली गई यहां पर ट्रिपल ए रेटिंग। ट्रिपल ए रेटिंग का क्या मतलब है? देखिए यहां पर रेटिंग दी जाती है अलग अलग सेंट्रल बैंक को, उनकी जो रेटिंग होती है, जैसे हमारे आरबीआई को ट्रिपल ए रेटिंग दे रखी है। अगर कल को आरबीआई की खस्ता हालत हो गई तो ये ट्रिपल ए रेटिंग यहां पर गिर जाएगी, और जैसे ही रेटिंग गिरती है तो जो यहां भी कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है उसको अगर सेंट्रल बैंक में ही ट्रस्ट नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? यानी कि आरबीआई की रेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के यहां पर इन्वेस्टमेंट कराने में, और एक तरीके से आरबीआई को एक अच्छा प्लेस दिलाने में, अगर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो। अगर यहां पर ये रेटिंग गिरती है तो आरबीआई की आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, ऐसे नहीं बोलते हैं, पहले कोई पर्टिकुलर एक अच्छी पोस्ट पे था, अब उसकी पोस्ट जो है वो डिक्रीज कर दी गई, घटा दी गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो रेटिंग कम होने का सीधा सीधा मतलब है कि आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो ये सारी बातें बोली गई, इसलिए हम लोगों को ऑटोनॉमी की जरूरत है। आरबीआई के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने। और अभी यहां पर आप लोगों को बोर्ड की भी मीटिंग देखने को मिली। मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था, वो आर्टिकल आप लोगों को याद आ रहा होगा, चलिए याद दिला देता हूं। हम लोगों ने एक बोर्ड की मीटिंग के बारे में जिक्र किया गया था जो कि आरबीआई की बोर्ड की मीटिंग थी। टोटल 18 मेंबर होते, 18 मेंबर आज के में, और नॉर्मली 21 होते हैं। तो यहां पर 16 तो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं और बाकी के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, तो कितने हो गए टोटल? 21 मेंबर हो गए। पर लेकिन आज के में 18 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 18 मेंबर में 10 जो है यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? ये किए गए ये यहां पर 16 जो है नॉन ऑफिशियल इंडिकेटर जो आरबीआई में है यहां पर देखने को मिलेगा, इनमें से 10 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो देखने को मिलेगा अगर आज की सिचुएशन की भी बात करें यहां पर, तो ज्यादा ताकतवर कौन है यहां पर? तो गवर्नमेंट ताकतवर है, क्योंकि बोर्ड में जो दादागिरी है वो यहां पर किसी चलती है, गवर्नमेंट की चलती है। तो एक तो वैसे सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है सेक्शन 7 की वजह से, और ऊपर से यहां पर ये बोर्ड के थ्रू भी यहां पर गवर्नमेंट सप्रेस करने की कोशिश कर रही है आरबीआई को। तो कई तरीके से आरबीआई के ऊपर यहां पर आप लोग बोल सकते हैं तलवार लटकी हुई है। तो कैसे कैसे क्या क्या बातें हैं थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। देखिए हमारी कंट्री में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन
गठन किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर है। 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर होते हैं वो तो होते हैं आरबीआई के, 3 मेंबर होते हैं यहाँ पर ये गवर्नमेंट के होते हैं। अब ये 6 मेंबर डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 4 + -2, यानी कि कहने का मतलब यह है महंगाई जो रहनी चाहिए वो 2 से लेकर 6 के बीच में रहनी चाहिए। कहने का मतलब यह है 4 में 2 जोड़ दो 6 और 4 में से 2 घटा दो 6, इसके बीच से ऊपर महंगाई नहीं जानी चाहिए और ना ही से सस्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा सस्ता होगा तो जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होगी, अगर ज्यादा महंगा होगा जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं यानी कि हमारे जैसे जो इंसान है उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बनाने वाले को भी फायदा होना चाहिए और खरीदने वाले को भी फायदा होना चाहिए। इसके बीच में बैलेंस रखने के लिए यहां पर 4 + -2 वाला फंडा चलना जरूरी है, तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। तो ये जो किया गया था 2 साल पहले किया गया था अंडर आरबीआई एक्ट के तहत, ताकि यहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये अपना ढंग से परफॉर्म कर सके। तो सेंटर को अपना काम करना चाहिए और यहां पर इसको अपना काम करने देना चाहिए। कई बार ये बात आती है पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है बोर्ड के थ्रू आरबीआई को, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इससे आरबीआई की ऑटोनॉमी हट होती है, वो तो देखने को मिलता ही है। तो आरबीआई और सेंट्रल बोर्ड और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या क्या इनकी लिमिटेशन है और एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, अपना अपना काम अपने हिसाब से करिए, ना कि ये कि अपना सेक्शन 7 यूज किया आरबीआई एक्ट का और यहां पर इसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आगे बात करें यहां पर ये बात भी बोली गई कि देखिए सेंट्रल बैंक और आरबीआई को कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है, उनको बात करके ही जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझनी पड़ेगी और किस तरीके से उनको अपने रोल है उनको समझने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए, अगर रियली वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखने को इससे मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर यूक्रेन के बारे में। अगर यूक्रेन को आप लोग इंडिया यानी कि हमारी प्यारी कंट्री के कंपेयर में समझना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोगों को यूक्रेन लेकर चलता हूँ, ये पहुंच गए आप लोग यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन हो गया ये हो गया रसिया। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर रसिया की ये पूरी जनता भी यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हो गया रसिया, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग रसिया कहाँ और यूक्रेन का। रसिया के सामने यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि रसिया बहुत पावरफुल और बड़ी कंट्री है और यूक्रेन से हड़प का है रसिया के द्वारा ये क्रीमिया, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा बवाल है। अभी डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में बवाल क्या है। बवाल समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैप समझना पड़ेगा। ये मैप समझने के लिए आप लोग पहले यहाँ पर आइए, थोड़ा सा पीछे आप लोगों को लेकर चलता हूँ। 2014 में, जी हाँ 2014 में, अगर आप लोगों ने समझा होगा काफी पुराना मुद्दा है। 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया को हड़प लिया गया था यूक्रेन से। कौन सा है क्रीमिया? ये है क्रीमिया। कौन सा है यूक्रेन? ये इसके ऊपर आप लोगों को यूक्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लिया गया रसिया के द्वारा और जब इसको हड़पा गया तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर पूरा यूक्रेन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया क्रीमिया और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर ये हो गया सी ऑफ एजोव, AZOV, सी ऑफ एजोव। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को याद आ रहा होगा मैंने सी ऑफ एजोव के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ब्लैक सी के बारे में, और मैंने आप लोगों से क्रेच स्टेट के बारे में भी आप लोगों से पूछा था। ये एक तरीका गलियारा आप लोग बोल सकते हैं जो बड़ी वाटर बॉडी को यहाँ पर कनेक्ट करता है, या फिर दो मास लैंड के बीच में एक आप लोग छोटा सा गलियारा बोल सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे। अब यहाँ पर जो सी ऑफ एजोव है वो यहाँ पर किस किस को, जो सी ऑफ एजोव को और जो ब्लैक सी को कनेक्ट कौन करता है? तो ये क्रेच स्टेट करता है। इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग आई थिंक ढंग से इसको समझ पाएंगे। ये मैप आप लोग देखिए, ये समझ पाएंगे आप लोग। ये यहां पर हो गया श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो गया यहाँ पर। श्रीलंका मान लीजिए, एक तो श्रीलंका अगर हमारा पार्ट हो वो एक बात होगी, श्रीलंका हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए ये तो है यूक्रेन ऊपर वाला, और ये हो गया यहाँ पर ये आप लोग क्रीमिया मान लीजिए। अगर अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम लोग को यहाँ से, अब आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना पड़ता है, तो हम लोग इसको ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पार्ट नहीं है आज की डेट में, ठीक है, हमारा पार्ट नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर ले जाने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ पर है और कोई हमारे पास में रास्ता नहीं है, अगर यहाँ पर कल को यहाँ पर ये रास्ता खुल जाता है तो हम लोग आसानी से यहाँ से जा पाएंगे। तो हम लोग को घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा और हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, अगर मान लीजिए इनको यूक्रेन से ये वाला पोर्शन है, अगर इस वाले पोर्शन से अपने इस वाले पोर्शन में आना है तो क्रीमिया को यहाँ पर हटाते हुए, इसको यहाँ पर साइड में जाते हुए यहाँ से यहाँ पर आप लोगों को ये इस तरीके से यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम वाले पोर्शन में देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर यूक्रेन का ये वाला पोर्शन से कोई प्रोडक्ट जाना है तो सीओ पजोव से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ तब यहाँ पर ये जाएगा, ये आप लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा आप ये ODESSA उड़ीसा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से कुछ एक शिप
वेसल्स या आप लोग बोल सकते हैं, फिर जहाज आप लोग बोल सकते हैं, सामान लेके, सामान भी क्या थे उसमें, गन्स वगैरह थी, कई सारे उसमें प्रोडक्ट थे, मतलब इस तरीके की चीजें जो कि यहाँ पर इरिटेट कर रहे थे रसिया को। ये इसको लेकर यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ से जा रहे थे, इनको यहाँ पर पहुंचना था, पर लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचे रसियन, यहाँ पर एयरफोर्स और मिलिट्री आई, नेवी, उनके द्वारा क्या किया गया, इसके जो शिप थे उनके ऊपर अटैक किया गया। जो शिप थे अटैक किया गया, तो अटैक करने के साथ में ऐसा क्यों बोला गया कि अटैक क्यों किया गया, उन्होंने ये बोला कि अटैक हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें वेपन थे और हम लोगों को डर था कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं यहां पर वॉर के लिए लाए जा रहे हैं। और जबकि यूक्रेन ये बोला है कि एक रेगुलर एक्सरसाइज है, यानी कि अगर कुछ भी हम लोगों को ले जाना होता है तो हमारे और रशिया के बीच में ट्रीटी है कि जो यहां पर कच स्टेट है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपना सामान यहां से यहां तक ले जाने में। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि हम लोग इसको यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि रशिया का एग्रेशन देखने को मिल रहा है। रशिया ने जो स्टेप उठाए हैं ये आउट ऑफ एग्रेशन उठाए हैं, ये एक नॉर्मल स्टेप नहीं है। और अगर बात करें यहां पर यूएन के हिसाब से भी, और अगर बात करें यहां पर इंटरनेशनल सी का जो लॉ है उसके हिसाब से भी, तो जो यूक्रेन है वो यहां से अपना सामान लेकर जा सकता है। पर लेकिन रसिया के एग्रेशन ने यहां पर एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया। रसिया ये बोल रहा है कि यहां पर जो इसका ये शिप था इसके अंदर काफी हथियार थे और उससे यहां पर कुछ गलत क्रिएट किया जा सकता था, यहां पर एक मतलब कुछ भी यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि 2014 से आप लोग देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में रस्साकशी चल रही है। तब से लेकर लगभग बहुत सारी, लगभग 10,000 लोग आज के दिन में मारे जा चुके हैं। यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है काफी लंबे समय से, आप लोग इसको समझ सकते हैं। 10,000 लोग कोई कम यहां पर कम लोग नहीं होते जितने लोग यहां पर मारे जा चुके हैं। तो अभी क्या बात देखने को मिलेगी, यूक्रेन जो है आज के डेट में नेटो का मेंबर नहीं है। अगर यूक्रेन इस तरीके की हरकतें चलती रही तो कल को यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा, और यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा तो रसिया के बॉर्डर की टच करता हुआ एक नेटो का मेंबर इसकी बगल में आकर बैठ जाएगा। फिर जो भी यहां पर नेटो के मेंबर हैं सारे मिलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर रसिया के ऊपर प्रेशर काफी बड़ा पड़ जाएगा। तो आज की डेट में रसिया को शांति बनाकर रखनी चाहिए, जो भी टेंशन है उसको डीएक्सेलेट करना चाहिए और दोनों को मिलजुल कर यहां पर जो ट्रीटी है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इस तरीके से वो नहीं कर सकते जिस तरीके से रसिया के द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की सोवरेनिटी पे अटैक है, उसकी पर्टिकुलर कंट्री की सोवरेनिटी को हट यहां पर किया जा रहा है। आप लोग जाकर पढ़िएगा नेटो के बारे में, नेटो कब गठन किया गया था और नेटो में टोटल आज के में कितने मेंबर हैं ये पता होना चाहिए। कई बार यहां पर न्यूज में भी ये रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो एक तरीके की मिलिट्री अलायंस है नेटो, अगर इसमें यहां पर ये जाता है तो फिर काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए शांति बनाकर यहां पर रखने में ही भलाई है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल समझने से पहले आप लोगों के सामने है यहां पर क्वेश्चन। गवर्नमेंट की जो मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर बच्चे को जन्म देती है उसके बाद में जो फायदा मिलता है उसको, ये जो प्रोग्राम होते हैं उनको इंप्लीमेंट बेटर तरीके से करना चाहिए, और उनको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके साथ में मिलाकर इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आया। फूड सिक्योरिटी का मतलब है राइट टू फूड। तो राइट टू फूड की जब बात की गई तो सीधा सीधा मतलब ये आया कि कुछ ऐसा पर्पज किया जाए ताकि यहां पर जो जनता है उनको, और खासकर जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक अलग से प्रोविजन यहां पर रखा गया। तो यहां पर इसके ऊपर कमेंट करना है, आप लोगों को समझाना है क्या यहां पर ये ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट को इंप्लीमेंट करना चाहिए किसके साथ में, फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ में। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। आइए अब समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही हैं। यहां पर जो स्टडी की गई है एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर, यहां पर स्टडी की गई है झारखंड को लेकर, यानी कि झारखंड को लेकर यहां पर कंप्लीट स्टडी की गई है, जो कि राइटर आर्टिकल लिख रहे हैं। पर लेकिन हम लोग बड़ा एंगल देखेंगे, ठीक है। तो बड़ा एंगल क्या होगा, उससे पहले आप लोग झारखंड को भी देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये है पर्टिकुलर एरिया झारखंड, ठीक है। झारखंड हो गया, यहां पर देखते हैं बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया और ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने है कि 5 स्टेट यहां पर झारखंड को टच कर रही हैं, ठीक है। तो 5 स्टेट हो गए। अब थोड़ा सा आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है। आर्टिकल में बातें की जा रही है कि देखिए अगर फाइनेंशियली और जो फिजिकल जो हार्डशिप है जो एक्सपीरियंस करती है प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि ना तो पैसा होता है और जो कि उनकी फिजिकल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है उनको। प्रेग्नेंट वुमेन आप लोग जानते हैं किस तरीके से चलना फिरना सब कुछ प्रॉब्लम रहती है उस टाइम पर, और आराम करने के लिए बोला जाता है। वो सारी यहाँ पर डिलीवरी तक का या फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है, उसी के ऊपर इनके द्वारा स्टडी की गई है, जो कि राइटर यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये एक योजना स्टार्ट की गई थी ताकि प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको यहाँ पर अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री यहां पर यह सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये अभियान भी चलाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हर महीने की 9 जो डेट यहां पर रखी गई है, 9 तारीख रखी गई है, उसको एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कि जो महिलाएं हैं उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, उनका चेकअप फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। और चेकअप फ्री प्रोवाइड कराने के साथ साथ में यहां पर जो डॉक्टर हैं आज के में वो भी अपनी सर्विस फ्री जाकर यहां पर दे सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं टीचर हूं और मान लीजिए कोई स्कूल में यहां पर ऐसा रखा जाए कि हर महीने की 9 तारीख को बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होंगे और जो भी टीचर इंटरेस्टेड है वो यहां पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता है। यानी कि कोई पैसा नहीं है, अगर उसको लगता है दिल से इच्छा उसकी कर रही है पढ़ाने
के लिए, तो वो जाकर पढ़ा सकता है। इस तरीके से आप लोग समझिए। अगर किसी डॉक्टर की इच्छा यहां पर कर रही है कि 9 तारीख को अगर फ्री सर्विस देनी है, वैसे तो डॉक्टर काफी अच्छा खासा मनी कमाते हैं, आप लोगों को पता है। इस तरीके से अगर फ्री सर्विस प्रोवाइड करानी है तो ये उसकी इच्छा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो कर सकता है। ये इसी के लिए यहां पर ये ऐसा अभियान चलाया गया। पर लेकिन जो भी स्कीम है यहां पर अगर बात करें, यहां पर ये मातृत्व, यहां पर अगर प्रधानमंत्री मातृत्व ये वंदना योजना, इसकी बात करें तो ये उतना बेनिफिट यहां पर नहीं प्रोवाइड करा रही है जितना प्रोवाइड कराया जाना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं करा रही है, तो वो देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी कंट्री में आया 2013 में। 2013 में जब ये एक्ट आया, इसमें ये बोला गया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको 6,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा, उनको उस टाइम पर जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, जब 6,000 रुपए का बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा तो उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि कम से कम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ करती थी। पर एक कंडीशन यहां पर जोड़ दी गई कि ये अनलेस, जब तक कि वो कोई और बेनिफिट यहां पर दूसरे लॉ के तहत नहीं ले रही है तब ये दिया जाएगा। अगर दूसरे लॉ के तहत वो बेनिफिट ले रही है तो ये वाला बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहां पर, ये बात याद रखेगा, इससे आप लोगों को कनेक्ट करूंगा आगे चल के। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, PMMVY। ये आप लोगों को बताना है ये कब स्कीम लॉन्च की गई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस स्कीम में क्या बातें बोली जा रही है, ये स्कीम ये रहा, यहीं पर लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सही है। यहां पर ये 31 दिसंबर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जो यहां पर लॉन्च किया गया था इसको, तो उस टाइम पर यहां पर ये वॉयलेशन कर रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जो ये वाला स्कीम है यहां पर इसका लॉन्च कर रही है, इसका वॉयलेशन कर रही है, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या बेनिफिट है जो कि यहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि जो बेनिफिट यहां पर 6,000 देने की बात की जा रही थी, इस स्कीम में वो 5,000 कर दिया गया पर चाइल्ड, ठीक है। हर एक बच्चे को हर एक बच्चा जो यहां पर होगा उस टाइम पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि यहां पर 6 थे। अगर 5,000 यहां पर मिल रहे हैं तो यहां पर ऑलरेडी बोला गया कि अगर किसी और स्कीम का आप लोग फायदा ले रहे हैं तो ये स्कीम आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगी, यानी कि 6,000 की जगह 5,000 में काम चलाना पड़ेगा प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। अगर वो कोई स्कीम, अगर वो इसका फायदा नहीं ले रही है तो तब 6,000 मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि यहां पर रिस्ट्रिक्टेड है ओनली फर्स्ट लाइफ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के लिए यहां पर रिस्ट्रिक्टेड है ओनली, अगर वो बच्चा यहां पर जो पैदा हो रहा है, ठीक है, वो भी जिंदे के लिए, यानी कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो भी यहां पर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, उसमें भी एक अलग प्रॉब्लम है। तीसरी बात यहां पर यह बोली जा रही है कि देखिए ये ओनली किसके लिए, 18 साल से जो ऊपर की वुमेन है, जो महिलाएं हैं उनके लिए, अगर उससे नीचे की कोई है प्रेग्नेंट है तो उनको ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। एक तो वैसे प्रॉब्लम, एक तो एज कम होने की वजह से प्रेग्नेंट मान लीजिए कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, एज कम है, 18 साल से नीचे है, और उसके बाद में वो वैसी प्रॉब्लम फेस कर रही है और ऊपर से उसको ये फायदे भी नहीं मिल रहे हैं। ये समझ सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन सामने निकल कर आ रही है। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए अगर आप लोग इस तरीके से करके चलेंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर निकलकर सामने आएगी। स्कीम जो है जिस पर्पज के लिए बनाई गई है उस पर्पज को सर्व नहीं कर रही है। कैसे सर्व नहीं कर रही है, देखिए जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर बात करें फर्स्ट बर्थ की उनकी बात करें तो ओनली 43% है, यानी कि मान लीजिए 100 महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो 43 ओनली ऐसी हैं जो कि फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देती हैं, बाकी ऐसी हैं कि जो कि दूसरे तीसरे चाइल्ड को यहां पर जन्म दे रही होंगी। तो इस तरीके से ये स्कीम जो है, बाकी की जो बच गई यहां पर 57%, उनका क्या होगा, उनको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये बात हुई कि जिनको ये ऑलरेडी स्कीम के फायदे दिए जा रहे हैं उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ रही है, यानी कि जो हाफ से ज्यादा जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको मिल रहा है उनकी बात कर लेते हैं। जो 43% यहां पर मिल रहा है उनकी बात कर लेते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, एक तो वैसे ही ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं अगर नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनको फॉर्म भरने का पता नहीं है। दूसरा, साइन करके सबमिट करना पड़ेगा उनको, जो 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, हर एक इंस्टॉलमेंट में यहां पर, ठीक है, ये अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा साइन करके। साइन करने के साथ में यहां पर अपने जो यहां पर जो महिला रहेगी उनको यहां पर अपना जो बच्चे का और महिला का जो प्रोटेक्शन कार्ड है वो देना पड़ेगा अपना, और यहां पर कार्ड देना पड़ेगा कौन सा, आधार कार्ड अपना और हस्बैंड का आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके साथ में बैंक अकाउंट से वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं है, जो कि मैक्सिमम केसेस में पाया जाता है, तो फिर से ये फायदा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर किसी का बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये फायदा नहीं मिलेगा। जो बच्चा जिंदा है, जो यहां पर जो पालना पोसना है, उसके लिए फायदा दिया जाएगा। तो समझ सकते हैं आप लोग, इतनी सारी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ये 5,000 रुपए यहां पर उसको दिए जाएंगे। और ये भी यहां पर दिए जाएंगे तो दिए जाएंगे, वरना लोकल एरिया में और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसकी भी कोई कंडीशन नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है कि 10वीं में इतने नंबर थे, 12वीं में इतने नंबर थे, ग्रेजुएशन में इतने, कई बार परसेंटेज पूछ लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो पूछ लेते हैं। तो हम जैसे लोगों का ही फॉर्म भरने में दिमाग खराब हो जाता है। और यहां पर तो ये महिला वो है कई सारी जो कि यहां पर जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, ऊपर से फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट एक साथ में हो जाती है। और भी इसकी
जगह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है, एक तो लैक ऑफ फंड देखने को मिलता है, अगर फंड नहीं है तो वे खाना अच्छे से नहीं खाने पाएंगे, और खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम होगी और बच्चा जो होगा उसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इनडायरेक्ट वे में हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो खतरे में है इस तरह की स्कीम की वजह से। आगे अगर बात करें यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये देखिए किस तरीके से फोकस देकर चल रहा है, ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, टीचिंग सेक्टर हो गया, फिर कोई ऐसा सेक्टर जहां पर परमानेंट तरीके से सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उनको बच्चों के लिए फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इसके अलावा उनको अच्छी खासी छुट्टी मिलती है, छुट्टी का भी पैसा मिलता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को नॉर्मली नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। पर लेकिन अगर यहाँ पर ये स्कीम जो है वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, जैसे झारखंड में देखा गया ये ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई है, तो अर्जेंट नीड ये है कि देखिए सारी स्कीम्स को यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ में मिलाकर आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जो स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, कोई भी स्कीम हो नेशनल फूड सिक्योरिटी का बेनिफिट उसको मिलना ही मिलना चाहिए प्रॉपर वे में, यानी कि जो बच्चे को यहाँ पर 6,000 रुपए जो एटलीस्ट दिया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे के लिए देना चाहिए, ऑल प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में देना चाहिए, और चाहे बच्चे की डेथ भी हो जाती है तब भी देना चाहिए, क्योंकि महिला की हेल्थ पर तो इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, आखिर आप लोग उसको क्यों हटा रहे हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब आप इसका आंसर दीजिएगा कि जो मैटरनिटी जो यहाँ पर जो बेनिफिट होते हैं, जो भी फायदे पहुंचाए जाते हैं, अगर उसको फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ में इंप्लीमेंट करने की क्यों जरूरत है, तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, लगभग 200 से 250 वर्ड में आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जरूर, एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू कीजिएगा, ओके। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है ये सेंटिनलीज के बारे में। ये आइलैंड है यहाँ पर इस अमेरिकन को मारा गया, यहाँ पर ये जो आदिवासी हैं इनके द्वारा, जिनको यहाँ पर सेंटिनलीज बोलते हैं क्योंकि ये इसी आइलैंड पे रहते हैं। ये आप लोग देखते हैं पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ से पास में यहाँ पर देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और यहाँ पर ये है, तो इसी के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर इनको इनकी कोई गलती नहीं है, इन पे जो स्टेप इनके द्वारा उठाया गया ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा अज्ञात आदमी आकर यहाँ पर इंटरफेयर करता है इनकी लाइफ में, तो फिर ये ऐसी हरकतें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अगला आर्टिकल देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में जो ऑयल खरीदा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुला, नाइजीरिया, यूएई, ये खरीदा जाता है। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है वर्ल्ड से इंपोर्ट के ऊपर, और लगभग 80% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है हमारी कंट्री के जो ट्रेड है उसके ऊपर। अगर यहाँ पर कोई ऐसी बातें आती हैं तो निकलकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, यानी कि इनसे हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते हैं। कौन कौन से की बात की गई, एक तो मिडिल ईस्ट, ये हो गया यहाँ पर मिडिल ईस्ट, ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया साउथ अमेरिका। इन तीन से हम लोग सबसे ज्यादा लगभग 80% जो हमारा परचेज है वो यहाँ पर इन तीन से निकल के आता है। तो अब देखते हैं क्या बात की जा रही है। अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम होता हुआ नजर आया, आखिर क्यों कम हुआ, पहला क्वेश्चन है। ये 160 रुपए पर बैरल था 2008 में, समझ सकते हैं आप लोग 160 रुपए पर बैरल, 160 रुपए नहीं सॉरी 160 डॉलर, ठीक है। रुपए में कन्वर्ट करना है तो 70 या 72 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों के सामने निकलकर आ जाएगा। आज की डेट में जनवरी 2016 में देखने को मिला, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये 35 डॉलर तक भी पहुंचा, फिर उसके बाद में अक्टूबर में 85 डॉलर पहुंच गया, और आज की डेट में देखने को मिल रहा है 60 डॉलर पर बैरल। तो कहने का मतलब ये है जो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमारी कंट्री पर डायरेक्ट इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है। ये दो इतना बड़ा रीजन यहाँ पर अभी जो यहाँ पर ये ऊपर आओ चढ़ाव देखने को मिला, ये क्यों मिला, क्योंकि हायर सप्लाई है। अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो मार्केट में प्राइस कम होगा, यानी कि आप लोगों को कुछ काम, आप लोगों को मान लीजिए टमाटर खरीदने हैं और हर एक ठेले पे टमाटर रखे हुए हैं, तो उसका भाव क्या ज्यादा होगा, नहीं कम होगा। अगर एक ही ठेले पर है पूरी मार्केट में तो उसको 100 रुपए पर केजी भी बेच सकता है। तो इस तरीके से समझिए सप्लाई ज्यादा है इसलिए प्राइस जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। दूसरा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमी में, क्या यूएसए और चाइना जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो एक दूसरे के साथ में रस्साकसी खेल रही हैं, उसकी वजह से यहां पर प्राइस डाउन होते जा रहे हैं। तीसरी बात क्या बोली जा रही है, क्रूड ऑयल की अगर बात करते हैं यहां पर हमारी कंट्री में, अगर देखा जाए क्रूड ऑयल का इंपैक्ट जो यहां पर रुपये के ऊपर पड़ता है डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हम लोग जब यहां पर क्रूड ऑयल खरीद के लेके आते हैं, जैसे 80% मैंने आप लोगों को बोला, तो क्रूड ऑयल जो हम जो पे करते हैं वहां पर वो डॉलर में पे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में जो डॉलर की वैल्यू है, $1 यहां पर $1 है 70 रुपए के बराबर, तो आज की डेट में मान लीजिए हम लोग $1 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग 70 रुपए दे रहे हैं। कल को अगर $1 की वैल्यू यहां पर 100 रुपए हो गई तो हम लोग तो $1 ही देंगे ना, मतलब प्राइस तो एक ही डॉलर है, पर लेकिन पहले हम 70 दे रहे थे, अब हम 100 रुपए देंगे। कहने का मतलब क्या है, हम लोग को ज्यादा रुपया पे करना पड़ेगा यहां पर, अगर हमारे रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती है तो। इससे महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई ऐसे बढ़ती है, अगर मान लीजिए आप लोग मान लीजिए आप लोग को जम्मू और कश्मीर से कोई सामान लेके आना है, कहां, साउथ इंडिया में, केरला में लेके जाना है, तो वो कैसे जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं हम लोग लेके, रोडवेज से लेके जा रहे हैं, तो क्या लगेगा वहां पर, डीजल लगेगा या फिर पेट्रोल लगेगा, तो डीजल और पेट्रोल लगेगा, उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसका प्राइस बढ़ गया तो सीधा सीधा यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप लोग लेकर जा रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग जरूर याद रखेगा, और इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि रुपये वर्सेस डॉलर की, आप लोगों को पता होगा, जिस किसी ने नहीं देखी है वो जाकर देखते हैं, डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने वहां पर डिस्कस किया है, ओके।
नेक्स्ट अभी मिजोरम में और मध्य प्रदेश में इलेक्शन देखने को मिले 74%, काफी शानदार देखने को मिला। 2013 में जो था वो 72 था, तो अच्छा खासा यहाँ पर आउटपुट आया। 80% मिजोरम में देखने को मिला, हालांकि यहाँ पर 2013 के कंपेयर में कम था, तो मध्य प्रदेश में बढ़ा और मिजोरम में घटा, तो अच्छा खासा वोटिंग यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डेटा इकोनॉमी के बारे में। हमारी कंट्री का अगर आप लोग इकोनॉमी देखोगे, जब से यहाँ पर क्राइसिस आया, ये देखिए 2007-8 में क्राइसिस देखने को मिला, तब से लेकर जो इकोनॉमी चल रही थी, ओल्डर सीरीज ये चल रही थी, यानी कि ये वाली, ठीक है, ये अच्छा खासा डेवलपमेंट था। अब न्यू सीरीज ये चल रही है, तो आज की डेट में हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस लेवल पर हम लोग पुराने टाइम में थे, यानी कि आज के टाइम में हम लोग प्रॉपर वे में रिकवर नहीं कर पाए। जैसा सोचा गया था जिस टाइम तक रिकवर कर लेंगे, हम लोग उस हिसाब से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिला करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। तो करतारपुर कॉरिडोर कल ही यहां पर उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान के द्वारा, पर लेकिन बात क्या बोली जा रही है, ये सही नहीं है। यहां पर उनके द्वारा फिर से कश्मीर का इशू उठाया गया। कश्मीर का लॉलीपॉप लेकर घूमते रहते हैं हमेशा, कोई भी मुद्दा हो कश्मीर को बीच में अड़ा देते हैं, तो ये देखने को मिला यहां पर, जो कि एक गलत बात है। एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप लोग ऐसे मुद्दे मत उठाया कीजिए, ये बात यहां पर देखने को मिलती है नॉर्मली। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, अभी नॉर्मली देखने को मिलता था अगर कोई अपनी पसंद की सीट लेना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देकर सीट ले सकता था। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बोला यहां पर ड्रॉप कर दीजिए ये वेब चेक इन फेयर, ये इस तरीके से वेब चेक इन फी आप लोग ड्रॉप कर दीजिए, आप लोग यहां पर ये कर नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बातें यहां पर निकाली के लाई गई, यानी कि कोई भी सीट लेना चाहता है तो यानी कि पैसा ज्यादा देकर ये वाली सीट आप लोग ले लो, वो गलत बात है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहां पर 5 करोड़ रुपए का अभी फाइन लगाया गया, किसके ऊपर, कोलकाता के, ये यहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, इंप्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी का बोला गया था यहां पर कोलकाता और हावड़ा में, पर लेकिन इनके द्वारा इंप्रूव नहीं किया गया, तो इसलिए यहां पर इनके ऊपर ये आप लोगों को देखने को मिला इस तरीके से फाइन लगाया गया। तो पूछा जा सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो थोड़ा सा जाकर इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों से पूछा था कि देखिए आप लोगों को सजेशन देना है, आप लोग आज और कल सजेशन दीजिएगा, 1 तारीख या फिर 1 तारीख का सैटरडे, मंडे से आप लोगों को प्रॉपर सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहां पर जो भी सजेशन दे सकते हैं जरूर दीजिएगा, तीनों वीडियो के बारे में। ये थी मैंने ये वीडियो बनाई थी, नीचे लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं, कुछ बच्चे में आप लोग भी जरूर दीजिएगा। बात की जा रही है साउथ सुडान के बारे में, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। साउथ सुडान आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। अगर बात करें यहाँ पर सुडानीज पाउंड और जुबा यहाँ पर इसकी करेंसी हो गई, कौन कौन सी कंट्री कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये CAR क्या है इसका भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को कई बार ये चीजें बताई जा चुकी हैं। ये सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, कीनिया हो गया, युगांडा हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कोंगो, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कोंगो। CAR कौन सी कंट्री है, ठीक है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आंसर पूछे थे आप लोगों से। अच्छे आंसर आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं। इसरो के द्वारा भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट HYSIS, ठीक है, तो ये हिसिस ये देखने को मिला आप लोगों को। ये श्री हरिकोटा से आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया, ये PSLV C-43 के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, क्या ये बात की जा रही है किसके बारे में, एयर फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था मिड वॉच यहां पर, ये एक ऐप था जिसके तहत यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई थी जनता को, खासकर हेल्थ से रिलेटेड। ओके, इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक लोकेशन के बारे में आप लोग देखते हैं, ये पूछा था मेकाडू प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, तो मेकाडाटू, ठीक है, मेकाडाटू सॉरी, ये है मेकाडाटू। तो ये प्रोजेक्ट की जो लोकेशन मैंने आप लोगों से पूछी थी, तो ये कहां पर पड़ता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका, ठीक है, कावेरी रिवर पर यहां पर ये प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016 से स्टार्ट की गई थी, और 2% का यहां पर प्रीमियम देने की बात की गई थी खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5 का रबी क्रॉप के लिए, और जहां पर हमारी कंट्री में जो हॉर्टिकल्चर है उसके लिए 5%। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो होगी क्वेश्चन की, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।